नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋषि मिश्रा और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे टर्की और ग्रीस के बीच में छिड़े हुए इस युद्ध के बारे में। इट्स नॉट अ वॉर येट, बट जो कॉन्फ्लिक्ट है टर्की और ग्रीस का ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है और इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। भले वो एक फुल फ्लेजेड वॉर ना हो, लेकिन नतीजे इसके अच्छे नहीं होंगे। तो ये आप मैप में देख सकते हो, ये रहा पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी का इलाका। यहाँ पे ये रहा आपको टर्की आपको दिख जाएगा। टर्की की कैपिटल यहाँ पे अंकारा है। और टर्की के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका 97% जो हिस्सा है वो एशिया में आता है, 3% इसका जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है। तो टर्की रशिया की तरह ही ऐसा देश है जो कि 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी बोला जा सकता है। और ये आपको दिख रहा है ग्रीस। तो ग्रीस यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है ग्रीस का, जिसकी कैपिटल है एथेंस। और एथेंस में ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी, कोई मुझे कमेंट में बताएगा। ये मेडिटेरेनियन का क्षेत्र है और टर्की का ये जो एजियन सी का इलाका है आप देख सकते हैं, एजियन सी। और ब्लैक सी से यदि आपको एजियन सी आना है तो ये रहा सी ऑफ मरमरा। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये रहा सी ऑफ मरमरा, ये जो जहां पे मैंने गोला किया है। और इस्तांबुल से होकर के आप यहां से आ सकते हैं। तो ये बहुत ही नैरो स्ट्रेट है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा विवादित क्षेत्र रहता है। इसके साथ ही साथ टर्की और ग्रीस का साइप्रस को लेकर के हमेशा से झगड़ा चला आ रहा है। ये बहुत पुराना झगड़ा है। साइप्रस, निकोशिया इसकी कैपिटल है और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन टर्की ने इसके एक छोटे से हिस्से पे कब्जा करके रखा है और अपनी मिलिट्री को स्टेशन करके रखा है। तो ये पूरा विवाद क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टर्की ने हाल ही में क्या किया कि लीबिया के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट कर लिया अपनी मैरीटाइम बाउंड्री पे। तो ये एग्रीमेंट पे ग्रीस ने आपत्ति जताई। ग्रीस ने कहा कि ये एग्रीमेंट तो सही नहीं है। और लीबिया में जब से वहाँ पे गद्दाफी की मौत हुई है और सिविल वॉर जारी है, 2010 का अरब स्प्रिंग आपको पता होगा। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कौन से देश से हुई थी, कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताए। तो 2010 का ये जो अरब स्प्रिंग है ये लीबिया और पूरे के पूरे नदर्न अफ्रीका और वेस्ट एशिया में फैला था। तो उसके बाद से लीबिया में जो सिविल वॉर जारी है और बहुत ही ज़्यादा सोशल अनरेस्ट की कंडीशन है, जिसके बाद यहाँ पे एम्बार्गो लगा हुआ है। तो लीबिया की साथ ये पूरी की पूरी जो क्लेम लाइंड है मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन, जिसको टर्की क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र मेरा है। अब इसमें साइप्रस भी आ जाता है। टर्की साइप्रस को इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानता है। तो इसी को लेकर के पूरा का पूरा विवाद है। मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, डीप एक्सट्रैक्शन, डीप माइनिंग से जो भी आपको समुद्र के अंदर से खनिजों के भंडार मिलेंगे, उसकी खोज को लेकर के और उससे प्रॉफिट अर्न करने को लेकर के, मतलब जो हमारी पृथ्वी ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की एक लालच और एक दौड़, यही है इस विवाद की वजह। टर्की ने अपना एक शिप भेजा था अभी हाल ही में कंडक्ट करने के लिए साइस्मिक सर्वे की। आप इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक सर्वे करिए मेडिटेरेनियन क्षेत्र में। और इससे ग्रीस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। ग्रीस ने कहा कि ये तो आप हमारी जो यूनाइटेड नेशंस क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सी, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत किसी भी देश का जो इकोनॉमिक, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश का जो होता है वो उसकी बाउंड्री से, उसकी लैंड बाउंड्री से 370 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड होता है। जहां की संपदा पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो भी यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाएंगे वहां पे उस देश का ही अधिकार होगा। तो ग्रीस का कहना है कि साइप्रस, जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है, साइप्रस एक इंडिपेंडेंट नेशन, और इसकी पूरी की पूरी संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। ग्रीक के जो पीएम है उनका भी कहना है, उन्होंने अपनी एक मिलिट्री चीफ के साथ मीटिंग बुलाई जितने भी वहाँ के थे और उन्होंने इस बात पे बहुत कड़ा रुख अपनाया है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ग्रीस आप सभी को पता है कि ग्रीस को क्रेडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं। एंशियंट ग्रीक से ही जितने भी बड़े फिलोसफर्स थे वो निकल करके आए, चाहे वो एरिस्टोटल हों, सोक्रेट्स हों, प्लेटो हों। तो ग्रीस जो है वो 1830 में, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, आप सभी को याद होना चाहिए, 1830 में ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य से, ऑटोमन अंपायर
इसको उस्मानी साम्राज्य कहते हैं हिंदी में। ऑटोमन अंपायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हुआ था, और टर्की जहां पे इसका पूरा का पूरा कंट्रोल था, तो ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल से ग्रीस आजाद हुआ 1830 में। इसके बाद अभी तक अगर आप देखो तो ग्रीस और टर्की के बीच में 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो इनकी ये लड़ाई जिसमें 1830 में पूरा का पूरा यहाँ पे अनरेस्ट हुआ और इसके बाद टर्की ग्रीस यहाँ से आज़ाद हुआ। फिर बाल्कन लड़ाई में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर ग्रीको टर्किश लड़ाई, ठीक है, ग्रीको टर्किश वॉर, ये 1897 में हो चुकी है, 1897 में हो चुकी है। तो ऐसी 4 लड़ाइयाँ अभी तक इन दोनों देशों के बीच में हो चुकी है, और हर एक लड़ाई में पहले अटैक करने वाला देश ग्रीक रहा है, यानी कि ग्रीस रहा है। अभी टेंशन्स साइप्रस को लेकर के भी दोनों में जारी हैं। साइप्रस में क्या हुआ था कि 1974 में, अभी मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, 1974 में टर्की की सेना ने ऑपरेशन चलाया यहाँ पे एटीला, ऑपरेशन एटीला, ये कोड नेम दिया गया ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को, जिसके तहत साइप्रस पे इन्होंने कब्जा कर लिया और जो नदर्न एरिया है साइप्रस का, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वहां पे अपना एक बेस स्टेशन बना लिया। टर्की के 2 शिप्स भी, फाती और यावुस भी यहाँ के पानियों में दौड़ते हुए दिखाई दिए, ठीक है, ड्रिलिंग शिप्स ये टर्की ने यहाँ पे भेजे थे। अब ग्रीस और टर्की दोनों के साथ बात क्या है कि ये दोनों के दोनों नाटो के मेंबर्स हैं। नाटो का फुल फॉर्म कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताए, और नाटो बेसिकली है क्या। तो दोनों 1952 में नाटो के सदस्य बने थे। तो नाटो इस ट्रीटी के अंतर्गत एक स्पेशल प्रोटोकॉल भी है कि यहाँ पे यदि किसी भी एक सदस्य के ऊपर आक्रमण होता है जो नाटो का मेंबर है, तो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो मिल करके जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी देश ने आक्रमण किया है उसके खिलाफ एक कलेक्टिव फाइट लड़ेंगे। तो ये बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये पूरा का पूरा एक प्रिंसिपल है। फ्रांस इसके साथ साथ नाराज है। तो फ्रांस क्यों नाराज है? इस पूरे क्षेत्र में फ्रांस का दबदबा बहुत है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो फ्रांस बेसिकली है तो यहां पे, अब ये इतनी दूर है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि फ्रांस इकलौता ऐसा देश है यहां पे जो कि न्यूक्लियर कंट्री है ना। तो फ्रांस इज द ओनली कंट्री हु इज न्यूक्लियर पावर, और ब्रिटेन यहां पे दूसरा न्यूक्लियर पावर कंट्री है, लेकिन ब्रिटेन तो यहां से बहुत दूर है। ब्रिटेन तो ये यहां पे बैठा हुआ है, और ब्रिटेन हमेशा से यूरोप का हिस्सा तो रहा है, लेकिन यूरोप की राजनीति से, अंदरूनी डिस्प्यूट से हमेशा दूर रहा है। तो ये फ्रांस की जिम्मेदारी है, फ्रांस का ये पूरा का पूरा बॉर्डर भी लगता है यहाँ पे, ये फ्रांस की जिम्मेदारी है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे, और फ्रांस यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग करता है। तो हुआ क्या कि फ्रांस की एक पेट्रोलिंग शिप थी जो कि जिसने टर्की के कुछ शिप्स को पकड़ा जो वहां पे हथियारों की स्मगलिंग कर रहे थे लिबिया में, और लिबिया में पहले से एम्बार्गो लगा हुआ है। तो टर्किश शिप ने क्या किया कि फ्रांस की उस जो पेट्रोलिंग शिप थी उसको वहां से खदेड़ दिया, मतलब कि आप यहाँ पे हमें कुछ मत बोलिए, हमें जो करना है हमें करने दीजिए। और टर्की के प्रेसिडेंट का अभी भी यही स्टेटमेंट आया है, जब उन्होंने सुना कि यहाँ पे फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रसब तैयब अर्दवान, उनका यही स्टेटमेंट है कि फ्रांस यहाँ पे ना घुसे, हमें हमारे क्षेत्र में काम करने दे, मेडिटेरेनियन में फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फ्रांस ने यहाँ पे अपने रफेल विमान भेजने की बात की है, और फ्रांस इस मुद्दे पे, फ्रांस के साथ साथ पूरा का पूरा ईयू, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी 2 इंपॉर्टेंट पावर हैं ईयू में, और अगर मिलिट्रीली देखा जाए तो फ्रांस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है। भाई ब्रिटेन तो अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो इकलौता न्यूक्लियर कंट्री फ्रांस बचा है, तो फ्रांस पावरफुल है। तो ईयू के साथ साथ फ्रांस का पूरा सपोर्ट है ग्रीस को हासिल, इससे टर्की बहुत ज़्यादा नाराज है। अब आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हो, ये रहा साइप्रस का पूरा आइलैंड, और यहाँ पे ग्रीक ने इतने एरिया पे कंट्रोल करके रखा है और इतने एरिया पे टर्किश का कंट्रोल है। ये काफ़ी सदियों पुराना विवाद है, पहले ये कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की, लेकिन जब से ये डीकोलोनाइजेशन चालू हुआ 1950s के बाद से, उसके बाद 1974 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेशन एटीला के माध्यम से इस पे कब्जा कर लिया गया। अब ये एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद है। तो अब इसमें इंडिया का रोल क्या है, भारत क्या कर सकता है इसमें? आप सभी को याद होगा कि भारत के रोल के पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये रही हेजिया सोफिया, पूरी की पूरी जो मस्जिद कन्वर्ट कर दी गई है दोबारा से। ये हेजिया सोफिया एक म्यूजियम थी। सबसे पहले देखिए ये एक चर्च था, ठीक है, जिसे बनाया गया था रोमन साम्राज्य के समय, जब कॉन्स्टेंटिनोपल ने
इसे चर्च के रूप में बनाया, बाद में इसे मस्जिद बना दिया गया और ये बहुत ज़्यादा विवाद का इशू रहा था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, जिसकी वजह से टर्की के जो पहले प्रेसिडेंट थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जिन्होंने पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन किया, उन्होंने इसको एक म्यूजियम बना दिया था और फिर ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई थी। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में भी है, तो भारत में यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं कोई मुझे बताए। और साथ ही साथ उसमें से एक श्रेणी आती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट की, तो वो कौन सी है इंडिया में इकलौती जो है, वो कोई मुझे बता दे। तो ये यूनेस्को की साइट है और वेस्टर्न नेशंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं टर्की के ऊपर, क्योंकि जितने भी पश्चिमी देश हैं वहाँ पे क्रिश्चियन इंपॉर्टेंट रिलीजन है, मेजॉरिटी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। और इन्होंने क्या किया है कि एक चर्च को बेसिकली देखा जाए तो मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है। क्या भारत को फ्रांस का सपोर्ट करना चाहिए? भारत जो अभी तक एक पैसिव एक्टर रहा है इस पूरे के पूरे विवाद में, लेकिन जब टर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर इशू पे, जी हाँ कश्मीर इशू पे खुले रूप से पाकिस्तान का साथ दिया, और मैंने आपको अभी एक पुराना वीडियो भी मैंने दिखाया था कि क्या पाकिस्तान एक अल्टरनेट इस्लामिक ब्लॉक बना रहा है टर्की के साथ मिलकर के, तो उसमें भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि टर्की और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं और भारत इनका दुश्मन बन चुका है। कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ है वो। तो अब भारत क्या कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री ने अभी जब हाल ही में एक बैठक हुई थी तो वहां पे उन्होंने टर्की से ना मुलाकात करते हुए साइप्रस के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे मुलाकात की, तो एक मैसेज तो भेज दिया। यदि भारत भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है, एक असर्टिव मैसेज भेजता है कि जो टर्की कर रहा है वो इस पूरे के पूरे क्षेत्र की शांति को खत्म करने का एक तरीका है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। फ्रांस तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में मसूद अजहर को एक आतंकवादी घोषित करने की बात हो, ठीक है, चाहे राफेल विमान देने की बात हो, या इंडियन ओशन में रीयूनियन जो द्वीप है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, तो यहाँ पे भी भारत के साथ इंडियन ओशन में भी हम लोग कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस की नेवी और भारत की नेवी के बीच में बहुत अच्छा एक ट्यूनिंग देखने को मिला है। तो यदि भारत इसमें सपोर्ट करेगा फ्रांस का तो विन विन सिचुएशन रहेगी हमारे लिए। हम साइप्रस, ग्रीस और फ्रांस के कोalition को सपोर्ट कर सकते हैं और टर्की को एक कड़ा मैसेज भेज सकते हैं कि यदि आप हमारे इंटरनल इशू पे, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक नए इंडिया की एक नई मैसेज हो सकती है और इंडिया असर्टिव हो सकता है। मैं आप सभी के कमेंट इस चैनल के वीडियोस पे, मेरे बनाए हुए वीडियोस पे पढ़ता रहता हूं। आप सभी कमेंट थ्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, अपना जोश बनाए रखिए। आपके इस पार्टिसिपेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे लाते रहें। आप सबका ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी नॉलेज फ्रीक फ्रेंड्स हैं जिनको नॉलेज चाहिए और जो करंट में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, उनको हर खबर को जानने की एक इच्छा होती है, तो उनसे ज़रूर इस वीडियो को उनको सजेस्ट करें और साथ ही साथ इसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनका खुलकर फ़ायदा उठाएं। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।